नमस्कार। पीपल ऑफ नेचर पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे पॉडकास्ट के अतिथि सचिन बिश्नोई जी हैं। सचिन जी राजस्थान के जैसलमेर जिले के खेतोलाई गांव के निवासी हैं। वर्तमान में वो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के सामुदायिक सहयोगिता अधिकारी अर्थात कम्युनिटी एंगेजमेंट ऑफिसर के पद पर नियुक्त है। सचिन जी बिश्नोई समाज के सदस्य हैं। बिश्नोई समाज सैकड़ों सालों से प्रकृति संरक्षण का कार्य करते आ रहे हैं। सचिन जी भी अपने बिश्नोई समाज के 29 सिद्धांतों से प्रेरित होकर प्रकृति को बचाने में जुटे हुए हैं। वो अभी बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के बस्टर्ड एवं फ्लोरिकन संरक्षण प्रोग्राम के सदस्य हैं और अजमेर जिले के शोकरिया घास भूमि में गंभीर रूप से संकटग्रस्त पक्षी लेसर फ्लोरिकन की रक्षा हेतु वैज्ञानिक अनुसंधान और संरक्षण का कार्य कर रहे हैं। आज हम सचिन जी से उनके काम के बारे में और लेसर फ्लोरिकन जैसी खूबसूरत पक्षी के बारे में बातचीत करेंगे। सचिन जी, आपका बहुत स्वागत है पीपल ऑफ नेचर पॉडकास्ट में। धन्यवाद मैम। धन्यवाद। तो हम पहले प्रश्न पर जाते हैं। क्योंकि आप बिश्नोई समाज से हैं, तो बिश्नोई समाज के सिद्धांत और संस्कृति वन्य प्राण संरक्षण से जुड़ा हुआ है, तो इसके बारे में कैसे है, क्यों है, ये थोड़ा आप बताइए। जी मैम। विष्णु धर्म की स्थापना गुरु जम्बेश्वर भगवान ने की थी। उन्होंने हमें बताया है कि 29 नियम बताए गए हैं, जिसमें हमें सबसे पहले ये बताया गया है कि आप प्रकृति और पर्यावरण की जितनी हो सके उतनी रक्षा करना है। और विष्णु धर्म में ईश्वर की भक्ति का अर्थ ही ये है कि आप जीव और प्रकृति की सेवा करो। जम्बेश्वर भगवान का ये कहना है कि आप चाहे भगवान का नाम लो ना लो, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उसके प्रति आप अगर जीव और प्रकृति को बचा रहे हो तो वो सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे उन्होंने ये बताया कि पेड़ों को काटना वर्जित है। उसके अलावा हमें यह भी बताया गया है कि जहां भी आपको पक्षी या कोई भी जीव अगर घायल दिख रहे हैं या फिर अगर वो चलने की अवस्था में नहीं है, तो आप उनकी सेवा कीजिए या उन घायल पक्षियों को उपचार के लिए जो आपसे उपचार हो उपचार कीजिए। इसके साथ ही जैसे विष्णु धर्म में जो भी जीव जंतु है उनको जहां हमें लगता है कि भाई यहाँ तक उनके लिए पानी या हरी घास की व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो हम अपने द्वारा जितने भी हम हेल्प कर सकते हैं उनके पानी और चारे की व्यवस्था करते हैं। इसके साथ ही विष्णु समाज के कुछ लोगों ने वन्य जीव संरक्षण को लेके जैसे समूह या जैसे ग्रुप बनाए गए हैं, जिसमें जहां कहीं भी शिकार या जहां कहीं भी ऐसे पक्षी जो मतलब चल फिर नहीं सकते हो, उनके लिए गौशाला इत्यादि का भी निर्माण किया गया है। इसके साथ ही जहां भी हमें कोई मृत हिरण, गाय या इत्यादि जो भी पक्षी हमें मृत मिलता है, तो हम जहां तक पॉसिबल हो सके हम उनका अंतिम संस्कार तक भी करते हैं। और इसके अलावा जी हमें जम्बेश्वर भगवान ने यह भी बताया है कि आपको हमेशा ही शुद्ध शाकाहारी रहना है। जितना मतलब आप लोगों को भी बता सके कि शुद्ध शाकाहारी होना कितना महत्वपूर्ण है, और जितना हो सके लोगों को बताइए कि किसी की पक्षी की हिंसा या हत्या ना करे। जी मैम। हाँ, तो काश पूरा पृथ्वी बिश्नोई समाज के जैसे ये सिद्धांत नियम पाले, तो फिर हमें तो ये संरक्षण करने की बात की जरूरत भी नहीं होती। फिर ऐसे ही पशु पक्षी प्रकृति संरक्षित रहता। तो बहुत सुंदर आपके सिद्धांत, आपके संस्कृति है। तो बिश्नोई समाज के बारे में बाहर के लोगों को भी कुछ धारणाएं हैं, प्रचलित धारणाएं हैं, जैसे कि बिश्नोई कृष्णसार जो हिरण है उसको पूजते हैं, कोई स्पेशल पोजीशन है ब्लैक बक का, ऐसा क्या कुछ है? और कुछ ऐसी धारणाएं हैं जो आप बोलना चाहेंगे कि वो ठीक है कि ठीक नहीं है, जो प्रचलित है? जी मैम,
जैसे कुछ लोगों का मानना है कि विष्णु समाज केवल हिरणों और केवल खेजड़ी पेड़ को ही मानते हैं, बाकी को इतना नहीं मानते हैं। जबकि ऐसा नहीं है। हमारे लिए सभी जीव, सभी पेड़ समान हैं। चाहे वो हिरण हो, चाहे वो कबूतर हो, या कोई भी हो, हमें जहां भी वो अगर घायल दिख रहे हैं तो हम उनको हेल्प जरूर करते हैं। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि बस वो केवल हिरण और खेजड़ियों के ही मतलब पूजा करते हैं। जबकि ये ठीक है, मतलब कि भाई वो हमारे थोड़ा मतलब लगता है, लेकिन हमारे लिए सभी पेड़ और सभी पक्षी समान हैं। बाकी कुछ लोगों का ये भी मानना है कि भाई विष्णु समाज केवल अपने गांव या अपने शहर तक ही सीमित है। जबकि ऐसा नहीं है। हमें जहां भी, जैसे हम कहीं बाहर भी जा रहे हैं, हमें कहीं पक्षियों या पक्षी घायल मिल जाए या उनकी सेवा का मौका मिले, तो हम उसी उसी जगह उनके लिए जो भी हमसे हो पाता है और हम कर पाते हैं, तो हम वो अवश्य करते हैं। और साथ ही हम अन्य धर्मों को भी ये बताते हैं कि आप भी इसमें भागीदारी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पशु और पक्षियों को बचाना केवल विष्णु ही समाज का धर्म है, ये तो सबके लिए समान है। तो अगर आपसे भी जितना हो सकता है आप भी इसमें भागीदारी लीजिए और पर्यावरण को बचाने में मदद कीजिए। और इसके साथ ही मतलब जैसे आज के विष्णु युवा जो टेक्नोलॉजी और विज्ञान में भी आर्थिक संरक्षण के साथ साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं और आधुनिक सोच को भी अपना रहे हैं। जी एकदम एकदम एकदम। हाँ, बहुत थैंक यू ये सब क्लियर करने के लिए। ये जो धारणा है बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तो अभी अब आपके स्टोरी पर आते हैं, आपकी कहानी पे आते हैं। तो आप तो खुद बिश्नोई घर में अब पले बड़े हैं। आप छोटे से तो आपने क्या सीखा, आपका क्या एक्सपीरियंस था अपने पिताजी, माताजी, दादा दादी सभी से? क्या आप देख के बड़े हुए पशु पक्षियों के बारे में? जी मैम, जैसे विष्णु परिवार में जन्म लेना ही अपने आप में एक प्रकृति और वन्य जीवों का संरक्षण का एक पहला पाठ है। और बचपन से ही, जैसे मैं 5-7 साल का था जब दादाजी और दादी के साथ में जब भी हमें समय मिलता था तो हम जैसे खेतों में जाते थे, तो खुलों में हिरणों, नीलगाय और अपने लोमड़ियों को खुले में विचरण करते हुए देखकर हमें भी अच्छा लगता था। और इनको हम अपना, जैसे दादाजी बोलते ये भी अपना परिवार का हिस्सा ही है। जैसे बचपन में जैसे हम बाजरा की खेती करते थे तो जैसे छोटी चिड़िया उन पे आके बैठ जाती थी, तो मैं दादाजी को बताता था कि दादाजी एक चिड़िया है, अपने जो बाजरा है वो खा रही है। तो दादाजी का कहना था कि भाई जो इनकी किस्मत में है ये खा रहे हैं, जो अपनी किस्मत में जो बचा होगा वो हम ले लेंगे। तो इनसे ये मतलब हमें बस शुरुआत से ये लगने लगा कि भाई ये भी अपने परिवार का ही हिस्सा है और इनकी देख रेख करना भी अपना ही फर्ज है या धर्म है। और जैसे शुरुआत में जब दादी जी हम बोलते थे कि दादी जी हमें कोई कहानियां सुनाओ, तो दादी जी भी हमें जैसे गुरु जम्बेश्वर भगवान की कहानियां सुनाती थी, उनके जो नियम पढ़ाती थी उसमें हर जगह पर यही मतलब घायल पक्षियों को दाना देना या पेड़ों को बचाना। और जैसे हमें अमृता देवी की कहानियां सुनने को मिलती थी, कैसे उन्हें खेजड़ी पेड़ के लिए बलिदान दिया था। तो उससे हमें भी मतलब शुरुआत से ही उस पक्षी और वन्य जीव से प्रेम सा और लगाव सा रहने लगा। हाँ, मैं जब भी सुनती हूँ आप लोग के ये बारे में तो मुझे एक्चुअली इतना अच्छा लगता है कि ये ऐसे लोग हैं जो छोटे से बचपन से बच्चों को पर्यावरण संरक्षण के बारे में ही सिखाते हैं, पशु पक्षियों को प्रेम करने के बारे में सिखाते हैं। ये इतनी खूबसूरत चीज है। शायद जस्ट अगर ये हर घर के हर बच्चे को ये शिक्षा दी जाए ना, तो डेफिनेटली आज पृथ्वी एक डिफरेंट जगह पे होती। तो उसके बाद तो फिर आपका बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के साथ पहला परिचय कैसे हुआ? और आप अभी अपने जो कम्युनिटी एंगेजमेंट ऑफिसर की जो भूमिका निभा रहे हैं, वो आप अभी उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी नहीं, जैसे बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में मेरा 2020 में जुड़ा हुआ, जब मेरे चचेरे भाई कमलेश विष्णु जो फॉरेस्ट गार्ड में लगे हुए हैं, उन्होंने मुझे बताया कि एक मुंबई से एक टीम आई है जो अपने जैसलमेर, बीकानेर और आसपास के क्षेत्रों में पक्षियों का सर्वे कर रही है। और उन्हें यहाँ के लोकल और जो थोड़ा बहुत पक्षियों में रुचि और उनके बारे में जो जानता हो उन लोगों की उनको आवश्यकता है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई क्या तुम उनके साथ काम करना चाहोगे क्या?
क्योंकि तुम मुझसे रोज पूछते हो कि भाई गोडाउन कहाँ दिख रहे हैं, कितनी संख्या में दिख रहे हैं, या हिरन कहाँ आते हैं पानी पीने। तो अगर तुम उनसे, अगर इस सर्वे में भाग लेना चाहो तो मैं तुम्हारी बात उनसे करना चाहूंगा। तो मैंने भी कहा हाँ भाई, अगर ऐसी चीज है तो मैं जरूर उनके साथ काम करना चाहूंगा। तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है, तुम कल सुबह इस जगह पे आ जाना, तो मैं उनसे तुम्हारी बात करता हूँ। तो मैंने भी हाँ बोल दिया कि भाई ऐसा मौका मिल रहा है तो मैं जरूर चलना चाहूंगा। तो अगले ही दिन मैं उनके पास गया, तो उन्होंने कुछ मुझसे सवाल किए कि भाई क्या है, कहाँ, मतलब क्या करते हो। तो उसके बाद उन्होंने बोला ठीक है, तुम एक काम करना, कल आज शाम के सर्वे में तुम हमारे साथ चलना। तो मैंने भी हाँ बोल दिया कि हाँ भाई, ऐसा एक मौका मिल रहा है तो जरूर चलेंगे। हाँ। तो जैसे ही मैं इनके साथ शाम को गया, 2-4 दिन बीते, तो मुझे और पक्षियों के बारे में जानकारी मिलने लगी, उनका साइंटिफिक नाम पता चलने लगा, और अच्छा, कितने पक्षी, मतलब की संख्या यहाँ पर कितनी है वो भी सीख मिलने लगी। और लगभग 2 महीने के सर्वे में उन्होंने बहुत सी चीजें सीखी और समझने को मिला। और इसके बाद में जब भी उनका कोई प्रोग्राम या फील्ड सर्वे होता तो मैं उनमें भाग लेता। और ये सिलसिला में कम से कम मतलब 2 महीने चला। उसके बाद मैं अपना जो कॉलेज थोड़ा जो पूरा करना था उसमें लग गया। और जब भी मुझे 20-20 में टाइम मिलता, मैं उनके प्रोग्राम और मैं और यहाँ जब भी फील्ड होता था तो मैं उनमें अवश्य भाग लेता था। जी। अच्छा, बहुत खूब। और तो उसके बाद आपने, आप कम्युनिटी एंगेजमेंट ऑफिसर कैसे बने बीएनएचएस का? जी मैम, ये 2022 में जून में मुझे एज ए वॉलेंटियर शुरुआत में सर ने बोला कि भाई अब अगर तुम्हारी कॉलेज पूरी हो गई है, तुम एज ए वॉलेंटियर बीएनएसएस में ज्वाइन होना चाहोगे क्या? तो मैंने कहा अगर कौन सर थे? सुजीत, डॉक्टर सुजीत नरवड़े सर। ओके, हाँ हाँ जी। तो उन्होंने मुझे बोला कि एज ए बीएनएसएस में वॉलेंटियर ज्वाइन होना चाहोगे क्या? तो मैंने भी हाँ बोल दिया। उस दौरान मैंने राजस्थान और कर्नाटक, महाराष्ट्र में भी पक्षियों का सर्वे किया। और 1 साल बाद 2023 में मुझे कम्युनिटी एंगेजमेंट ऑफिसर अजमेर में मुझे ज्वाइनिंग मिली मैम। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया है कि आप इतने दुर्लभ पक्षियों को देख पाए। जैसे गोडावन भी एक बहुत दुर्लभ पक्षी है देखना, और आपके वहां पे ही रहते हैं, आप जहाँ रहते हैं। तो उसके बाद अब और जो आप अभी जिसके ऊपर आप ज्यादा आपका फोकस है काम का, वो है वो लेसर फ्लोरिकन। तो आपका पहली बार लेसर फ्लोरिकन कब देखे और आपको कैसा लगा वो पक्षी को देख के? जी मैम, मैंने पहली बार लेसर फ्लोरिकन 2022 में अजमेर जिले के सुकलिया गांव में लेसर फ्लोरिकन सर्वे के दौरान ही देखा। जब मैं सुबह की फील्ड के लिए निकला, वो मेरा लेसर फ्लोरिकन सर्वे का पहला ही दिन था मैम। तो मैं अपने साथियों के साथ सोकलिया गांव से कुछ 40-45 किलोमीटर दूर बंदरवाड़ा गांव है, वहां के सर्वे के लिए हम गए। उस बीच हमारे साथी जो कल्याण सिंह जी है, वो यहाँ के लोकल थे। उनसे मैंने पूछा कि भाई ये पक्षी कैसा दिखता है, क्या है इस पक्षी, मतलब। तो उन्होंने बताया कि भाई ये पक्षी छोटा है और मतलब कम से कम 3 से 4 फीट की हाइट तक जंप लगाता है। और उनके बारे में और भी बहुत कुछ सुनने को मिला। तो मुझे उस पक्षी को देखने की जिज्ञासा और बढ़ने लगी कि भाई पहले सुना तो मैंने भी जैसे डॉक्टर सुजीत सर से या डॉक्टर नीलकंठ बोरा से था, लेकिन अब उसको देखा नहीं था। तो और भी उसको देखने की जिज्ञासा, लालसा बढ़ने लगी। अब ऐसे ऐसे बातें करते करते हम बंदरवाड़ा साइड पर पहुंच गए। और धीरे धीरे हमारी गाड़ी की स्पीड कुछ 15-20 की स्पीड से धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। थोड़ी दूर जाकर हमने गाड़ी रोकी और बाइनोकुलर से मूंग के और ज्वार के खेतों से बाइनोकुलर से देखने लगे कि क्या पता कहीं पक्षी यहाँ दिख जाए। तभी एक कल्याण जी को एक आवाज सुनाई दी। तो फिर मुझसे पूछे क्या आपको भी कोई ऐसी आवाज सुनाई दी? तो मैं भी उस आवाज को सुनने के लिए एकदम से रुक गया और उस आवाज को सुनना चाहा। तभी 10-15 सेकंड
के बाद एक आवाज सुनाई दी, टर टर। तो तभी मैंने कल्याण जी से कहा, हाँ मुझे भी एक आवाज सुनाई तो दी है, टर टर। तो कल्याण जी ने कहा यही लेसर फॉरेस्टियन की आवाज है, अपने आसपास ही कहीं वो इन खेतों में होगा। तो हम और भी जिज्ञासा से बाइनोकुलर से जो उसको देखने लगे मूंग के खेत में। तभी थोड़ी ही दूर 70-80 मीटर दूर वो पक्षी एक बार फिर से जंप करते हुए और दिखाई दिया। तो अच्छा, हाँ। तब मैंने कल्याण जी को बोला, वो देखिए उस मूंग के खेत में वहां पर है वो पक्षी। तो वो वाह, उस हाँ। पक्षी को जब जब देखा, उसके बाद मैं उसको अच्छे से देखना चाह रहा था। तो फिर मैंने उस मूंग के खेत में, जैसे वो पक्षी क्या है मैम कि जंप करता है तो 1-2 सेकंड में वापस नीचे बैठ जाता है, तो हाँ, एकदम से हाँ, इतना अच्छे से दिख नहीं पा रहा था। तो हाँ, मैंने फिर हाँ, वो हाँ, मूंग के खेतों में नीचे उसको देखने चाहा। फिर हाँ, 2-4 मिनट ढूंढने के बाद वो जमीन पर मुझे चलता हुआ दिखाई दिया। वो हाँ, छोटा और बहुत ही फुर्तीला पक्षी था। और हाँ, 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 तो उसको वो कुछ देर चलता, कुछ खाता, फिर से जंप लगाता। तो ये देखकर मुझे बहुत ही मतलब आश्चर्य और खुशी हुई कि भाई कितना छोटा पक्षी है, अपना खाना खाता है फिर जंप मारता है। तो ये देखकर मतलब बहुत अच्छा लगा। हाँ, हाँ, जी हाँ, बहुत बहुत सुंदर तरीके से आपने डिस्क्राइब किया। लेसर फ्लोरिकन जी तो छोटा फुर्तीला पक्षी है। बहुत सुंदर लगा सुन के ये बात। होपफुली लाइक हम लोगों को भी कभी देखने को मिलेगा ये पक्षी। जी आपके ये जो डिस्क्रिप्शन सुन के तो बहुत मन कर रहा है अभी देखने का इस पक्षी को। तो अभी तो इतना सुंदर पक्षी है, पर दुख सैडली कि इसका संरक्षण स्थिति तो अच्छा नहीं है। तो आप थोड़ा इसके बारे में बोलिए कि ये पक्षी कितनी संख्या में अभी है, कहाँ पाया जाता है, तो वो थोड़ा बोलिए हमें। जी मैम, आज इस लेसर की स्थिति बहुत तेजी से घटती जा रही है। आज हम्म, का अनुमान मान के चले तो ये कुछ 500 या 700 की संख्या में ही बचे हैं। ओहो, जी, जो ये बहुत ही मतलब दुखदायक तो है, लेकिन मैम और इसके साथ ही मतलब ये अब पहले जब मतलब शुरुआत में ये राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और दक्षिणी नेपाल तक इनके पाए जाने के मतलब पाया जाता था। लेकिन वर्तमान समय में ये अब जैसे बारिश के टाइम में अब राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश इन क्षेत्रों में दिखता है। और अच्छा, इसके अच्छा। साथ जी, इसके साथ मतलब थोड़े बहुत मतलब जैसे कभी कभी सुनने में आता है, जैसे महाराष्ट्र और कर्नाटक में दिखता है, लेकिन वो कुछ मतलब 1 या 2 संख्या में ही दिखने को मिलता है, जो थोड़ा दुखदायक तो है। दुखदायक तो डेफिनेटली है। तो जी और तो ऐसे ये इनके नंबर इतने कम क्यों हो गए, संख्या, और क्या चुनौतियां है इसके संरक्षण में? मैम, इनके मुख्य दुखदायक खतरे तो ये है कि ये जैसे पहले के टाइम में जितना अपने क्षेत्र में ग्रास लैंड था वो इतने, और जो ऑर्गेनिक खेती होती थी वो अब इतनी होती हम्म, नहीं है। जैसे हम्म, पहले के टाइम में अपने पास खूब हरे भरे घास के मैदान थे, और हम्म, लोग भी मतलब अपने हाथों से बुआई करते थे, हाथों से ही कटाई करते थे। लेकिन हम्म, समय की मांग के अनुसार लोग भी अब क्या है कि बड़ी बड़ी मशीनों से वो कटाई करते हैं और बुआई हम्म, करते हैं, जिससे क्या है हम्म, ये पक्षी जो है जमीन पे अंडा देता है। और जो हम्म, मादा है वो उस अंडों पर ही, जब तक वो चूजे बाहर नहीं निकलते, उनका टाइम पीरियड होता है 20 से 22 दिन तक, तब तक वो उनकी मादा उन अंडों के ऊपर ही बैठी रहती है। अच्छा, हाँ, उस दौरान हाँ, उस दौरान क्या है कि भाई वो जो मशीन है उनसे उनको मतलब कटने का चांसेस ज्यादा रहते हैं। हाँ, इसके हाँ, दौरान हाँ, जो हर 10-15 दिन में अब वो जो फसलों को बड़ी करने और जो छोटे छोटे कीटाणु हैं उनको फसलों को खराब ना करे, उसके लिए वो जो रासायनिक छिड़काव भी करते हैं, उससे भी हाँ, वो अंडे नष्ट होते जा रहे हैं। हम्म, हम्म, और जो आजकल आवारा जो श्वान है वो भी उनके लिए एक खतरा बन गए हैं। हम्म, और इसके हम्म, साथ साथ जो हाईटेंशन पावर लाइन है, वो जो उनका जो जंजाल है वो भी उनके लिए मतलब एक खतरे का संकेत है। अच्छा, हाँ, हाँ। तो बहुत सारी चुनौतियां है इसके संरक्षण में अभी। और जी तो
तो बीएनएचएस, आप और अपने दूसरे जो आपके बीएनएचएस के कॉलीग्स हैं, आप लोग अभी क्या काम कर रहे हैं इसके संरक्षण के लिए, या इसके अनुसंधान में क्या काम कर रहे हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान में? जी मैम, जो हम अपनी यहाँ 3-4 साल से जो काम कर रहे हैं वो किसानों के साथ हमारा काम, ज्यादातर काम चलता है। तो अच्छा। उनमें किसानों को ये समझाना कि भाई आप जितना हो सके इन हाथों से अपनी फसलों को कटाई करें, मशीनों का उपयोग कम करें, और जो भी इनका छिड़काव है यूरिया, उनका भी जितना कम मात्रा में हो सके उनका छिड़काव करें। और गांव में जैसे हम सीवर लगाते हैं, उनको मतलब बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, और ये हमारे लिए मतलब कितना महत्वपूर्ण है, उन लोगों को जागरूकता फैलाते हैं। क्या और इनके क्या साथ लगाने के लिए, क्या लगाने के लिए? मतलब ये कितना हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसके लिए हम सीवर लगाते हैं, मतलब कैंप लगाते हैं, वर्कशॉप करते हैं। हाँ हाँ, अच्छा। हाँ और इसके साथ ही स्कूलों में जाकर बच्चों के साथ इन पक्षियों को लेकर जो है चित्रकला प्रतियोगिता हो गई, या उसमें भाषण लेखन हो गया, जिससे बच्चों को मतलब इसके प्रति रुचि आए और बच्चे भी इसके प्रति मतलब जागरूक हो सके। तो ये काम कर रहा है। और इसके साथ ही राजस्थान सरकार के साथ मिलकर कम्युनिटी रिजर्व घोषित करने का भी प्रयास चल रहा है, जिससे मतलब इस पक्षी को और मतलब बचाने के लिए प्रयास अच्छे से किया जाए। अच्छा, एक ग्रासलैंड रिजर्व भी वहाँ पे तो तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग? जी जी। अच्छा, हाँ हाँ। तो वहाँ पे जैसे जहाँ पे वो पक्षी रहता है वो पूरा अभी क्या है, खेती है वहाँ पे? जी मैम, जहाँ पे अभी ज्यादातर लोगों ने वहां पर के खेती है, ग्रासलैंड बहुत ही कम संख्या में ही बचा है। अच्छा अच्छा। और ये पक्षी ज्यादा कहाँ पे मिलते हैं, खेतों में, या जो जो बचे कुछ ग्रासलैंड घास भूमि है वहाँ पे? नहीं मैम, अभी ज्यादातर पक्षी खेतों में ही मिलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये जब बच्चे इनके होते हैं तो उस समय क्या खेती का क्या क्या सीजन रहता है उस समय? मैम बच्चे जब होते हैं, जब मतलब अगस्त सितंबर में, तब ये क्या है कि मतलब उस टाइम वो कटाई का टाइम ही रहता है। और उनको अच्छा। कटाई का भी जल्दी रहता है, क्योंकि इनको मतलब बारिश का भी डर रहता है। जब फसलें पक चुकी होती है, तो जैसे मूंग अगर पके हो और बारिश आ जाए तो हाँ। किसानों को नुकसान भी हो सकता है। ओ, और इसके साथ उनको जैसे अगली फसल है जो चने की, वो भी बोने के लिए जल्दी रहती है। तो इस चक्कर में वो मतलब पूरा टाइम ही नहीं दे पाते हैं। मतलब अगर अगर पूरा टाइम मिल जाए तो फिर भी पक्षी को बचाने में थोड़ी हेल्प मिल सकती है। राइट। हाँ, वही तो। और अभी लाइक जैसे अब तो काउंटिंग भी करते हैं, संख्या भी लेते हैं इन पक्षियों को, तो साल जी भर साल क्या क्या देखा है आपने, कैसा ट्रेंड है पक्षियों का? कम हो रहा है या स्टेबल है या बढ़ रहा है, क्या है? नहीं मैम, हर साल मतलब संख्या घटती जा रही है। जैसे हमने 2022 में सर्वे किया था, तब कुछ 27 से 28 पक्षी थे। और अब जब 2024 का सर्वे था तो उसमें केवल 5 मेल और 7 या 8 फीमेल ही दिखी थी हमें। ओहो, हाँ। तो ओके। ये काफी चुनौती तो है हमारे सामने में। हाँ हाँ, काफी चुनौतियां हैं। तो ये जो अब जो लोकल कम्युनिटी के साथ काम कर रहे हैं, तो उनका जी उनके उनकी क्या धारणा है? अभी तो पता चल रहा है कि हाँ, उनका तो काम है, तो काम उनको खेती में काम करना ही है, फसलें काटना ही है। तो अभी उनका जी। धारणा क्या है उस पक्षियों के बारे में? वो लोग क्या सोचते हैं, क्या बचाना चाहिए या नहीं? वो क्या उनकी उनके अंदर क्या भावनाएं हैं? नहीं मैम, यहाँ के किसान है, उनकी धारणा अच्छी धारणा है। वो पक्षियों को मतलब हाँ अपने प्रेम के रूप में ही देखते हैं, लेकिन वो है हाँ कि वो उनके साथ अपना रोजगार भी, उनको फसलें भी हाँ देखनी होती है। हाँ हाँ हाँ। जी। राइट राइट। ठीक ठीक। ठीक है। तो अब आपको क्या लगता है फिर फ्यूचर में क्या क्या करके मतलब पक्षी को बचाया जा सकता है? जैसे मैम फ्यूचर में मतलब अगर अच्छे से कोई ग्रासलैंड डेवलप किया जाए, या फिर हाँ। ऑर्गेनिक खेती को अपनाया जाए, और जहां तक हम्म हो सके मतलब और भी लोगों को जागरूकता फैलाई जाए, तो इससे राइट राइट। इस पक्षियों को मतलब काफी हेल्प मिल सकती है। और जहां जहां मतलब हमें पता चल रहा है कि भाई ये पक्षी इस जगह पर है, तो उस किसान से के बोल करके भाई ये पक्षी यहाँ पर है, इसके अंडे यहाँ पर है, तो जो आप फसल ले रहे हैं उसको आप, जब तक ये बच्चे बाहर ना निकले या चलने फिरने लायक ना हो, तब तक उस जगह को आप जैसे 1 या 2 बीघा
के लिए आप इनको छोड़ दीजिए, तो उससे काफी हेल्प मिल सकती है। हाँ हाँ, ठीक ठीक। अच्छा, और ये पक्षी तो आपके वहाँ पे मतलब बच्चे होने के बाद क्या वहीं पे रह जाते हैं राजस्थान में, या वो वहां से निकल जाते हैं अजमेर वो घास भूमि से, बच्चे जब बहुत बड़े होते हैं? जैसे मैम मेल पक्षी है वो तो मतलब सितंबर एंड में निकल जाता है, लेकिन जब जो मादा पक्षी है वो जब तक बच्चे बड़े नहीं होते हैं, जैसे कम से कम 20-25 दिन वो चलना उठना नहीं सीखते हैं, तब तक वहां रहते हैं। उसके बाद वापस एमपी, गुजरात या महाराष्ट्र और कर्नाटक के साइड चले जाते हैं। अच्छा अच्छा, फिर तो वहां पे भी क्या कंडीशन है, उसके ऊपर भी इनका सर्वाइवल डिपेंड होगा ना, वहां पे भी क्या संरक्षण हो रहा है नहीं हो रहा है, तो वहां पे जाते हैं। जी मैम, वहां भी और भी मुश्किल है, क्योंकि इस टाइम तो पक्षी को मतलब जो है देखना फिर भी आसान है, क्योंकि वो डिस्प्ले करता है, और यहाँ के लोगों को मतलब जागरूकता है, तो वो फिर भी हमें बता देते हैं कि यहाँ पर पक्षी है। तो उसके बाद अब जहां से यहाँ से निकलता है उसके बाद तो थोड़ा और भी उनके लिए मुश्किल है, क्योंकि वो 2000 किलोमीटर तक जाते हैं, तो बीच में उनके लिए अच्छे से अगर ग्रासलैंड नहीं है या बीच में इतनी सारी पावर लाइन्स हैं, तो उनसे भी उनको काफी काफी नुकसान होता है। एकदम एकदम। ओके, सो बहुत ये सब बहुत चैलेंजेस है आप लोगों को काम करने में भी, तो फिर बहुत ये सब सोच के काम करना पड़ता है। और अच्छा है कि आप लोग इस पक्षी के ऊपर काम कर रहे हैं, जो बहुत कम लोग कर रहे हैं। और तो आपको क्या संदेश देना है जो युवा पीढ़ी है उनको, या एक्चुअली पूरे देश की जनता को ही, कि ये जो पक्षी है इसको बचाना चाहिए हमें, पर कैसे सब लोग इसमें शामिल हो, और क्या क्यों बचाना चाहिए इस पक्षी को? आपको आपका क्या बोलना है इसके बारे में? जैसे मैम हर पक्षी हर जीव को मतलब जीने का हक तो है, वैसे ही युवा को हम मतलब ये बताना चाहेंगे कि भाई ये पक्षी अपने लिए कितना खास है और कितना खूबसूरत पक्षी है, और ये पक्षी जो जिन खेतों में आता है उनमें छिड़काव करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। वो जो कीड़े मकोड़े जो पक्षियों को वो नुकसान पहुंचाते हैं, वो ये पक्षी अपने आप ही उनका काम कर देते हैं, जिससे उनकी फसलें भी खराब ना हो, और जो इसके लिए वो जो छिड़काव के जो यूरिया लग रही है उनके पैसे भी उनके बर्बाद ना नहीं होंगे। और इसके साथ ही मतलब जैसे कि अपने मतलब खेत है और के लिए भी एक मतलब ये मतलब शुभ माना जाता है कि भाई ये अपने खेत में आ रहा है, तो उसका मतलब ये अपने लिए कि भाई ये अपने वहां से चलकर यहाँ आ रहा है, अंडे दे रहा है, तो ये क्षेत्र अपने लिए मतलब अच्छा है। हाँ हाँ, ठीक ठीक, एकदम। पशु पक्षी का रहना आना वो एक एक्चुअली जी, शुभ चीज शुभ होती है, माना जाता वो है। जहाँ पे सुरक्षित फील करते हैं वहीं पे वो लोग आते हैं, तो ये बहुत, जी या ऐसे सुंदर पक्षी जब आते हैं किसी किसान के खेत में, वो किसान के लिए भी बहुत अच्छी बात है। तो जी बहुत सुंदर लगा आपकी ये बातें सुन के, आपके बिश्नोई समाज की संस्कृति संस्कार सब कुछ सुन उनके बारे में, और ये जो पक्षी के बारे में आपने इतना बोला, जो हम लोग मतलब बहुत कम लोग हम जानते हैं रेसर फ्लोरिकन के बारे में, उसकी स्थिति क्या है। इतनी सुंदर पक्षी हमारे देश की है जो विलुप्त होते जा रही है, और बहुत कम उस पे अभी लोगों का ध्यान जी है, तो बहुत जरूरत है। बहुत धन्यवाद सचिन जी आपको, ये हमें इतनी सुंदर तरीके से सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए। धन्यवाद इस पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। हाँ, ओके। ओके।